हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तनु। वेलकम बैक। आज के वीडियो में हमारा जो पिछला वीडियो था उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम मनोविज्ञान के संप्रदाय स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब हम देखते हैं संरचनावाद के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक पॉइंट याद रखना है कि जो संरचनावाद होता है उसमें मन की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो मन की संरचना का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम संरचनावाद कहते हैं। जो संरचनावाद होता है उसमें मनुष्य के जो भी विचार है, जो भी अवेयरनेस है, जो भी चेतना है, मनुष्य के जो भी अनुभव है, जो भी बातें हैं मनुष्य की, उन्हें व्यक्तिगत रूप से जो भी व्यक्ति का मनुष्य की जो भी अनुभव है और जो भी उत्तेजनाएं हैं व्यक्ति की, उसे तोड़ कर अलग अलग भागों में तोड़कर मन की संरचना के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि संरचनावाद में मन की संरचना के अध्ययन पर फोकस किया जाता है। और आपको 2-4 पॉइंट और भी याद रखने हैं जो कि फैक्ट के फॉर्म में होंगे। संरचनावाद के जो पिता हैं, वो जो जनक या प्रतिपादक कौन है, तो वो विल्हम वुंट हैं। संरचनावाद के जनक जो है वो विल्हम वुंट हैं और विल्हम वुंट को ही मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। मनोविज्ञान का जो पिता किसे कहते हैं, तो विल्हम वुंट को ही कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि संरचनावाद जो होता है और संरचनावाद जो है उसको नाम किसने दिया था, संरचनावाद जो नाम किसने दिया था, तो एडवर्ड टिचनर ने दिया था। संरचनावाद के पिता तो विल्हम वुंट है, लेकिन उसका नाम देने का जो श्रेय है वो एडवर्ड टिचनर को दिया जाता है। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि 1879 में जर्मनी में लिपजिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली लैब स्थापित की गई थी और वो भी विल्हम वुंट के द्वारा। विल्हम वुंट ने 1879 में लिपजिग विश्वविद्यालय में पहली लैब स्थापित की थी और उनका लैब स्थापित करने का एक ही मोटो था कि वो मनोविज्ञान मतलब कि मन की संरचना का अध्ययन जो है वो इस लैब में कर सके, निष्पक्षता पूर्वक मन की संरचना का अध्ययन जो है वो इस लैब में कर सके। और इस जो संरचनावाद था उसके आलोचना का सबसे बड़ा आधार जो है वो आत्मनिरीक्षण विधि बनी थी। संरचनावाद में जो है वो आत्मनिरीक्षण विधि का यूज़ करते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि का यूज़ करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। और ये जो है वो बहुत सब्जेक्टिव होता है क्योंकि हर व्यक्ति का अपना आत्मनिरीक्षण जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसका अध्ययन करना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो है वो इसकी आलोचना की गई और इसके बाद जो है वो प्रकार्यवाद आता है। तो अब हम देखते हैं प्रकार्यवाद को। अब हम देखते हैं कि प्रकार्यवाद या फिर कार्यात्मकतावाद क्या होती है, फंक्शनलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि प्रकार्यवाद के पिता कौन है। आप सबको याद भी होगा, पिछले वीडियो में हमने किया था। तो इसके पिता कौन है प्रकार्यवाद के? विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में अपनी प्रकार्यवाद की अवधारणा को दिया था। तो इन्होंने प्रकार्यवाद के बारे में एक लाइन लिखा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारी चेतना होती है, जो कि हमारी डेली लाइफ में जो भी हमारी कॉन्शियसनेस होती है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपने वातावरण में कार्य करते हैं, कैसे हम अपने आसपास के वातावरण में रहते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे अनुकूलन करते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, इसका अध्ययन करने की बात जो है वो प्रकार्यवाद में की गई। प्रकार्यवाद में एक टैग लाइन इन्होंने दिया था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चेतना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये
रोज़मर्रा लिखे या फिर, हाँ ठीक है, रोज़मर्रा लिख सकते हैं क्योंकि इनका ये टैग लाइन था। रोज़मर्रा के ज़िंदगी में चेतना, कॉन्शियसनेस इन डेली लाइफ, मतलब हम अपने कॉन्शियसनेस का यूज़ अपनी डेली लाइफ में कैसे करते हैं, उसी का अध्ययन जो है वो प्रकार्यवाद के अंतर्गत किया जाता है। हम कैसे अपने आसपास वातावरण में अनुकूलन करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे हमारा माइंड हमारे जो भी हमारे डेली रूटीन के कार्य होते हैं उनको करने की अनुमति कैसे देता है, हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, हम कैसे अपने कार्य जो है वो और अपने आसपास अपनी सोसाइटी में कैसे हम अपना अनुकूलन बैठाते हैं। तो इन सब का अध्ययन जो है वो प्रकार्यवाद में भी या फिर कार्यात्मकतावाद में किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला। अब हम देखते हैं मनोविश्लेषणवाद, मतलब कि साइको एनालिसिस। तो आप लोगों को याद होगा कि साइको एनालिसिस का फादर कौन है, इसके जो जनक हैं वो कौन है, सिगमंड फ्रॉयड। और इन्होंने अचेतन मन के बारे में बात किया, इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात किया। इन्होंने कहा कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, अचेतन मन होता है, वो हमारे आंतरिक बल से प्रभावित होता है, मतलब हमारे अंदर एक इनर फोर्स होती है जो कि उससे प्रेरित होता है और इस पर हमारा नियंत्रण जो होता है वो बहुत कम होता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे हमारा नियंत्रण जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी डराने वाली बातें होती हैं, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो दबा दी जाती हैं। तो उसी का अध्ययन करने की बात इन्होंने किया था, सिगमंड फ्रॉयड ने किया था और उसी को मनोविश्लेषणवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि मनुष्य की आंतरिक बल मतलब कि अचेतन मन का अध्ययन करने की बात मनोविश्लेषणवाद में किया जाता है। मतलब कि अंदरूनी व्यक्ति को समझने की, व्यक्ति के अंतर्मन को जानने की बात जो है वो मनोविश्लेषणवाद में की गई, मतलब कि उसके अचेतन मन मतलब कि अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड के स्टडी की बात जो है वो मनोविश्लेषणवाद में की गई थी। अब हम देखते हैं अगला। अब हम देखते हैं व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसके पिता कौन है। आपको पता भी होगा शायद से, पिछले वीडियो में मैंने बताया था सब कुछ। तो जो इसके फादर हैं वो कौन है, जेबी वॉटसन है। व्यवहारवाद के जो पिता हैं वो कौन है, जेबी वॉटसन है। और व्यवहारवाद में मेन थिंग ये होती है कि बाहरी वातावरण का यूज़ करके हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को बदल सकते हैं। इसी के संदर्भ में बाहरी वातावरण के द्वारा हम किसी भी तरीके का चेंजेस जो है वो व्यक्ति के लाइफ में ला सकते हैं, ऐसा जो है वो व्यवहारवाद मानता था। तो जो व्यवहारवाद के संबंध में एक स्टेटमेंट जो है वो जेबी वॉटसन ने दिया था और इन्होंने कहा था, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, कि आप मुझे 2 दर्जन बच्चे लाकर दीजिए और आप जो कहेंगे, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, चोर, वकील, मतलब कुछ भी आप जैसा कहेंगे हम उसे वैसा ही बना सकते हैं। बाहरी वातावरण उसे मैं वैसा ही प्रदान करूँगा और बच्चा वो वैसे ही बन जाएगा। इन्होंने ये कहा कि बाहरी वातावरण के द्वारा जो है वो बच्चे को पूरी तरीके से उसके व्यवहार को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके ऊपर जो है वो उसके आनुवंशिकता का असर नहीं पड़ता, बल्कि बाहरी वातावरण जो होता है उसका ही यूज़ करके किसी भी बच्चे को कुछ भी बनाया जा सकता है। तो ये जो है वो व्यवहारवाद के बारे में जेबी वॉटसन ने कहा था। और व्यवहारवाद के बारे में जैसे कि स्किनर की थियरी आती है, वो भी स्किनर को व्यवहारवाद में इंक्लूड करते हैं। पावलाव को, इन्हें भी
व्यवहारवाद के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि स्किनर जो है वो किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, पावलोव जो है वो किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये लोग व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं और ये भी मानते हैं कि जो बाहरी वातावरण है उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति में चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसके व्यवहार में चेंजेस लाए जा सकते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट भी किए थे, तो उस थियोरी को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ हमें इतना जानना है कि बाहरी व्यवहार का अवलोकन जो है वो व्यवहारवाद के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखते हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जो गेस्टाल्ट वर्ड है वो क्या है, एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है। और गेस्टाल्ट का जो मतलब है क्या है, एन ऑर्गेनाइज्ड होल। एन ऑर्गेनाइज्ड होल का मतलब है कि एक पूर्ण संगठित या फिर एक संगठित पूर्ण। तो एन ऑर्गेनाइज्ड होल इसका मतलब होता है। और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के फादर कौन है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। पिता कौन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के पिता जो है वो कौन थे, तो वर्दीमर थे। उसके अलावा और भी लोगों के नाम आते हैं, जैसे कि कोहलर हो गया, कोहलर हो गए, कोफका हो गए, कर्ट लेविन हो गए। ये सब जो है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंध रखते हैं। तो आपको ये सब बातें इसके बारे में याद रखनी है। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में मतलब छोटे छोटे टुकड़ों का अध्ययन करने के बजाय पूरे एक संपूर्ण पैटर्न का अध्ययन करने पर जोर दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, उसका एग्जाम्पल ये है, जैसे कि जो संगीत का धुन होता है सा रे गा मा पा, ये जो धुन होता है उसे हम अलग अलग तोड़कर अगर अध्ययन करेंगे तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, बल्कि अगर जब हम उसे साथ में अगर हम उसको साथ में सुनते हैं तब वो कुछ म्यूजिक हमें समझ में आता है। तो इस मनोविज्ञान में, इस साइकोलॉजी में यही कहा गया कि छोटे छोटे पैटर्न का अध्ययन करने से बेटर ये, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अध्ययन करने से बेटर ये है कि एक पूरे पैटर्न को जोड़कर अध्ययन किया जाए। अब हम देखते हैं संज्ञानवाद को। अब हम देखते हैं संज्ञानवाद। तो संज्ञानवाद के फादर कौन है, इसमें दो नाम आते हैं, जैसा कि मिलर का नाम हो गया, जेरोम ब्रूनर का नाम हो गया। और इसमें जो संज्ञानवाद होता है, इसमें जो है वो समझ की जड़ों का अध्ययन किया जाता है। जो हमारी समझ की जड़ें हैं, जो भी हमारी समझ कैसे विकसित होती है, समझ की जो भी रूट होती है उसका अध्ययन जो है वो संज्ञानवाद के अंतर्गत करते हैं। संज्ञानवाद में ये अध्ययन किया जाता है कि लोग इस दुनिया के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे अपना समझ बनाते हैं, कैसे जो है वो दुनिया के बारे में अपने परसेप्शन बनाते हैं, कैसे दुनिया की बातों का अपने माइंड में प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कैसा अपना माइंड सेट बनाते हैं। तो इन सभी का जो अध्ययन है वो संज्ञानवाद के अंतर्गत किया जाता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं नहीं, मतलब कि इसमें संज्ञानवाद के अंतर्गत जो है वो जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, तर्क हो गया, अवधान मतलब कि अटेंशन हो गया, हमारी मेमोरी मतलब कि स्मृति हो गई, ये सब बातें जो है वो संज्ञानवाद के अंतर्गत आती हैं। तो मनुष्य की जो तर्क करने की क्षमता होती है, ये सब बातों का अध्ययन जो है वो कैसे किया जाता है, तो ये सब बातें जो है वो संज्ञानवाद के अंतर्गत आती हैं।
अब हम मानवतावाद ह्यूमनिज्म को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसके फादर कौन कौन हैं। तो एक तो अब्राहम मैस्लो और दूसरे कौन हैं, कार्ल रोजर्स का नाम आता है। ये दो नाम जो है वो मानवतावाद से जुड़े हुए हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो मानवतावाद में मेन जो अध्ययन है वो मनुष्य की प्राकृतिक क्षमताओं का अधिकतम तरीके से यूज़ करने की बात जो है वो मानवतावाद में आती है। मानवतावाद में व्यक्ति के जीवन और व्यक्ति का जो व्यवहार है उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे वृद्धि विकास और वृद्धि विकास जो है वो मनुष्य का किया जा सकता है, जिसका यूज जो है वो समाज में अच्छे के लिए किया जा सके। तो मानवतावाद में होता ये है कि मनुष्य की जो क्षमताएं होती है उसका प्रयोग जो है वो सामाजिक रूप में कैसे किया जा सके, जिससे कि समाज में मैक्सिमम लेवल पर कल्याण हो सके। तो वो सब बातें जो है वो मानवतावाद के अंतर्गत होती हैं। मनुष्य की क्षमताओं का यूज़ करके समाज के कल्याण को बढ़ावा देने की बात जो है वो मानवतावाद के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखते हैं रचनावाद। ये जो रचनावाद होता है, रचनावाद के फादर, इसे रचनावाद भी कह सकते हैं, इसे निर्माणवाद भी कह सकते हैं, इसे किसी भी नाम से देख सकते हैं। ये निर्माणवाद भी रचनावाद को ही कहा जाता है। तो निर्माणवाद या रचनावाद में एक्सप्लोर करके अपने अनुभव के द्वारा कुछ नई चीज़ों का निर्माण करना जो है वो रचनावाद के अंतर्गत आती है। और जो हमारा NCF 2005 है, जो कि NCF 2005 है, वो निर्माणवाद के ऊपर ही, रचनावाद के ऊपर ही बेस्ड है। और जो भी जैसे कि पियाजे हो गए, जैसे कि अगर हम देखें कि पियाजे हो गए, वाइगॉत्स्की हो गए, ये सब जो है वो वाइगॉत्स्की हो गए, ये सब जो है वो रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। और इनकी जो थियरी है वो इसी पर ही बेस्ड है कि बच्चा जो है वो खुद ही एक्सप्लोर करेगा, एक्सप्लोर करके जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो खुद करता है। तो ये सब जो है रचनावाद में कोई भी चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्ट करने की, निर्माण करने की बात होती है, जैसे कि कॉन्सेप्ट का निर्माण करना ही हो गया। ये सब बातें जो है वो रचनावाद के अंतर्गत आती हैं। तो अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी ऐसा कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं अपने हिसाब से वीडियो बना लूँगी। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखें। और